जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने लेक्चर नंबर स्टार्ट करना है वो है लेक्चर नंबर 4 ऑडिट एंड एश्योरेंस का, जिसके अंदर हम ऑडिट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आपको नो हाउ होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट किस तरह से होता है, ऑडिट के क्या फ़ीचर्स होते हैं, ऑडिट किन प्रोसेसेस के थ्रू, किन स्टेप्स के थ्रू किया जाता है। तो उनमें कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी, तो उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली अश्योरेंस की जो दो कैटेगरीज़ हैं उनको डिस्कस किया था, टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने रीज़नेबल एश्योरेंस को डिस्कस किया था और लिमिटेड एश्योरेंस को डिस्कस किया था। और ये भी हमें पता लगा था कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है वो भी एक तरह की एश्योरेंस है, लेकिन ऑडिट में ये वाली एश्योरेंस नहीं दी जाती। क्योंकि ये एक गारंटी फॉर्म में होती है और कभी भी हम इतनी श्योरिटी से 100% श्योरिटी के साथ जो है कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकते। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर की तरफ अगर हम चलें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि आप ऑडिट तक आ चुके हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों ने कैफ 1, 7 और 5 जो है वो पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग की जो बेसिक्स हैं उनके साथ डील करते हैं, और उसके अंदर सबसे जो क्रूशल एक एलिमेंट होता है दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनको हम लोग फाइनेंशियल्स भी कहते होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जी? अ सेट ऑफ 5 कंपोनेंट्स दैट इंक्लूड, ठीक है, ये 5 कंपोनेंट्स का सेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे के सारे 5 कंपोनेंट्स होना ज़रूरी हैं एक स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल्स कहने के लिए। सबसे पहले जी आपके पास है जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते होते हैं, ठीक है, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते होते हैं, डिफरेंट नाम है इसके। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो उसको टोटल हम कहते होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो उसके अंदर जो जीपी तक यानी ग्रॉस प्रॉफिट तक जो हमारा जो पोर्शन आता है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें उसमें प्रॉफिट या लॉस की फिगर जो होती है वो हमें कंप्यूट होके मिलती है। ठीक है जी, तो सबसे पहला हो गया जी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, कि ये वो स्टेटमेंट है जो कि शो करती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके नंबर ऑफ एसेट्स उसकी लायबिलिटी के इक्वल हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, क्या पोजीशन है उनकी फाइनेंशियली एक कंपनी की या एक सोल प्रोप्राइटर की क्या पोजीशन है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है जी, तो ये हमें बताता है फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो आ जाती हैं। इसके बाद ही हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है बेसिकली हमारी इनफ्लोज और आउटफ्लोज को शो करती है कि कितना कैश आया बिजनेस के अंदर और कितना कैश गया। इसके अंदर भी डिफरेंट हमारे सब हेडिंग्स होती हैं, जिसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होती हैं, फिर हमारे जो होते हैं इसके अंदर भी डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं हमारी, जिसमें कैश फ्लोज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। हम लोग डिस्कशन में नहीं जाते क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उसके 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला हमारे पास कंप्रिहेंसिव इनकम की स्टेटमेंट है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है या कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं। फिर जी हमारे पास आती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चेंजेस इन इक्विटी यानी कि इक्विटी क्या होती है, हमने अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा होता है कि इक्विटी जो होती है बेसिकली वो सरमाया होता है बिजनेस का, ठीक है, जो कि ओनर लेके आता है, जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली वो सारा कंपाइल होके वो हमारी इक्विटी उसको कहा जाता है। तो बेसिकली चेंजेस क्या हुई हैं उसके अंदर, कितना प्रॉफिट जो है वो
रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र हुआ है, कितना रिजर्व में पड़ा है, कितने में डिविडेंड पे किया है, कितने में से, ये सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये हमारी चेंजेस इन इक्विटी के अंदर शो होती हैं और एट द एंड हमें एक फाइनल बैलेंस मिल जाते हैं कि जी हमारी इक्विटीज़ में क्या क्या चेंज आया है, रिजर्व्स में क्या चेंज आया है, जनरल रिजर्व्स में क्या चेंज आया है, हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर क्या चेंज आया है, करंट ईयर का प्रॉफिट जो है या इवन लॉस जो है वो हमारी चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। और भी बहुत से इसके फंक्शंस हैं, वो आप लोग अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। ऑडिट के पर्पज़ से हमें सिर्फ ये पता होना ज़रूरी है कि चेंजेस इन इक्विटी भी एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। आगे जी हमारे पास लास्ट कंपोनेंट आता है नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। अकाउंट्स यानी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही होती हैं हमारी, ठीक है, इनको ही हम अकाउंट्स कहते होते हैं। तो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा FY2 के अंदर आई गेस कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसके अंदर अगर कोई चीज़ का हमें फर्दर एक्सप्लेनेशन देनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डिस्क्लोजर देते हैं, उसके नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फॉर एग्जांपल हमारी जो सेल्स की फिगर है, ठीक है, वो आ रही है 10 मिलियन। अब वो 10 मिलियन किस तरह से आई है यूज़र को बताना ज़रूरी है। यूज़र्स जो होते हैं उनको इतना अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता, ठीक है, तो वो हमें हमारे स्टैंडर्ड्स को नहीं समझते कि हमारे स्टैंडर्ड्स क्या रिक्वायर करते हैं और किस तरह से। तो बेसिकली नोट्स टू द अकाउंट्स जो हैं वो हम उनके बेनिफिट के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए बनाते हैं, ठीक है, उनकी ईजीनेस के लिए बनाते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि एक ही जो स्टेटमेंट हमारी स्टेटमेंट के अंदर कोई फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, कंप्रिहेंसिव इनकम हो गई, इसके अंदर जो ये फिगर आ रही है 10 मिलियन, ये किस चीज़ से डिराइव होते होते जो है ये हमारी फाइनल जो फिगर है ये 10 मिलियन आई है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं और फर्दर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके आगे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी नोट्स बने, लेकिन स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करते हैं, हमारे जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो रिक्वायर करते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आपके डिस्क्लोजर्स आपने देने होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिस्क्लोजर या नोट्स जो होता है वो हम ऑलरेडी शो कर देते होते हैं हमारी कंप्रिहेंसिव इनकम की ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जी कैसे आती है। ओपनिंग स्टॉक होता है, उसके अंदर परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर ऐड होती हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो लेस होता है। अगर कोई क्या कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है अगर वो इन होनी होती है तो वो ऐड होती है। कोई एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो लेस होते हैं और हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर आती है विच इज़ द नेट अमाउंट आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एवरीथिंग। तो वो जो ये जो कैलकुलेशन होती है बेसिकली दिस इज़ नोट्स टू द अकाउंट्स या फिर आप इसको डिस्क्लोजर्स कह सकते हैं, जो कि कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं लिखी होनी चाहिए। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कहते हैं, हमसे रिक्वायर करते हैं कि लाइन आइटम्स जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो बहुत कम होने चाहिए, वो गिने चुने एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दे। आगे उनकी जो डिटेल्स हैं वो फिर रेफ़र कर देते हैं जी, जिस यूज़र ने कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिटेल देखनी है वो जी नोट नंबर 1 आगे रेफ़र दे देते हैं और एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स जो होते हैं हमारे या डिस्क्लोजर्स जो होते हैं वो लिखे होते हैं। तो वो यूज़र जो होता है उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए या उसकी डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए नोट्स को जो होता है वो रेफ़र कर देता है। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्रिहेंसिव इनकम की जो स्टेटमेंट होती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। फिर जी फाइनेंशियल पोजीशन होती है जिसको हम लोग बैलेंस शीट बेसिकली कहते होते हैं। और क्योंकि ये बैलेंस शो करती है, बैलेंस शीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बैलेंस शो करती है एसेट्स के बीच में और लायबिलिटीज़ हमारी बीच में। और मैंने आपको बताया था कि जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आउटसाइड द बिज़नेस नहीं होती बल्कि इनसाइड द बिज़नेस कैपिटल जो ओनर हमारा बिज़नेस में लेके आता है, इन करता है, वो भी बिज़नेस के लिए, कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होती है जो कि ओनर को उसने पे करनी होती है। ओनर मीन्स द शेयर होल्डर एट दिस मोमेंट। ठीक है जी, तो बेसिकली एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं उसके अंदर यही होता है कि बेसिकली टोटल नेट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। यानी एक तो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ जिसमें क्रेडिटर्स आ जाते हैं, आपके लोन पेएबल्स आ जाते हैं और इंटरेस्ट पेएबल्स एक्सेट्रा आ जाते हैं, और फिर आपका एक इक्विटी होती है जो कि हमारे ओनर का पैसा होता है बिजनेस की तरफ, वो भी ओनर के बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है जो कि उसने सेटल करनी होती है ओनर को।
ठीक है जी। फिर आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो यानी कि इन एंड आउट्स, कैश कितना आया बिजनेस में, कितना गया, किस वजह से कैश आया, किस वजह से कैश गया। अगर आपने कैश गया है तो लोन की रीपेमेंट गई है, इंटरेस्ट की रीपेमेंट गई है, प्रिंसिपल की रीपेमेंट गई है, या कैश आया है तो आपने लोन लिया है, या कैपिटल जो है वो इन हुआ है बिजनेस में। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो शो करती है। और एट द एंड फिर हमारी ओपनिंग बैलेंस जो है वो ऐड करके हमारा जो होता है वो टोटल बैलेंस जो कैश फ्लो का होता है वो हमारा शो होता है। फिर जी चेंजेस इन इक्विटी, मैंने आपको बता दिया कि चेंजेस जो होती हैं हमारी इक्विटी के अंदर, जो रिजर्व्स पड़े होते हैं, जो रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी होती हैं, उन सब के अंदर जो चेंजेस आती होती हैं। ठीक है, आपका शेयर प्रीमियम होता है, आपका शेयर कैपिटल होता है। जब आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की अगर बात करें, सोल प्रोप्राइटर के अंदर सिंपल कैपिटल होता है जो बिजनेस लेके ओनर बिजनेस के अंदर ओनर इन्वेस्ट करता है। और कंपनी अगर हायर फॉर्म ऑफ बिजनेस हो गया तो फिर वो कैपिटल शेयर कैपिटल बन जाता है। ये आपने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा FR2 के अंदर कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो जो पैसे इन करता है दैट इज सिंपली कॉल्ड कैपिटल इनटू द बिजनेस। और अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें तो क्योंकि वो एक हायर फॉर्म ऑफ बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर के अंदर सिंगल ओनर था तो वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है। जब एक से ज़्यादा ओनर्स कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं जब वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड शेयर कैपिटल इन एडवांस टर्म्स। ठीक हो गया जी, चेंजेस इन इक्विटी हो गया। इसके बाद नोट्स टू द अकाउंट्स मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो ये रिक्वायर करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो लाइन आइटम्स होते हैं वो कम से कम हो ताकि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, यूज़र को समझने में मुश्किल ना हो। सारी की सारी चीज़ें अगर एक ही जगह पे लिख दी जाएंगी, उनके रेफरेंसेस भी और सारा कुछ भी, तो वो यूज़र्स जो होते हैं वो मिसगाइड हो सकते हैं, उनको गलती हो सकती है समझने में। तो इस वजह से उनकी ईजीनेस के लिए जो यूज़र्स की ईजीनेस के लिए जो नोट्स होते हैं, ठीक है, जो कि फिगर्स की डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं, वो हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ये शो करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी, ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और अब हम चाहते हैं हमारी अगली टर्म के ऊपर जो कि है बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये क्या होता है जी? हाँ जी, अगर हम फ्रेमवर्क को बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर, लेमैन लैंग्वेज के अंदर बोलें तो दैट इज़ बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, ये एक रूल्स और रेगुलेशन का सेट होता है। अ सूटेबल क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वो सूटेबल क्राइटेरिया हैं, ठीक है, ये वो हम लोगों ने एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर भी एलिमेंट्स के अंदर पढ़ा था कि सूटेबल क्राइटेरिया जो होता है वो ऑडिटर उसके अकॉर्डिंग जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पे अपना ओपिनियन देता है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो सब्जेक्ट मैटर को एवेल्युएट करता है। तो वो वही सब्जेक्ट मैटर होता है जो कि वही सूटेबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बना होता है जो कि मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट कौन से सूटेबल क्राइटेरिया को अडॉप्ट करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है? बेसिकली हमारे वो IFRS होते हैं या फिर हमारे ISAs होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन IAS होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये इनके अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं। ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो कि मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है। अब किन चीज़ों के अकॉर्डिंग, किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है एक मैनेजमेंट को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो होता है वो डिसाइड करते हुए, तो वो ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला लीगल रिक्वायरमेंट्स कि उनकी कंपनी, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो चाहे वो कोई कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, कंपनी के अंदर भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनकी कंपनी जो होती हैं वो किस लीगल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनकी कंपनी पर अप्लाई होती हैं। उसके बाद नेचर ऑफ एंटिटी के उनकी जो एंटिटी है, उनकी जो कंपनी है, ठीक है, उसकी नेचर क्या है। और फिर नेचर ऑफ फाइनेंशियल्स और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या है, किस पर्पस के अकॉर्डिंग किस पर्पस के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं। अगर वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी या फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किसी एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है बैंक को दिखाने के लिए, लोन अप्रूव करने के लिए, तो पर्पस क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड होता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बेसिकली वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट है जो कि मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है। और जब मैनेजमेंट अडॉप्ट कर लेती है
तो वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बन जाता है इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए कि वो अगर तो वो लीगल रिक्वायरमेंट्स की जो है वो कंप्लायंस ज़रूरी है, अगर नेचर ऑफ एंटिटी को माइंड में रखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ एंटिटी वो बैंकिंग बिजनेस हो सकता है, वो कमर्शियल बिजनेस हो सकता है। इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए फिर हमारे फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो सेट किए जाते हैं बेसिकली। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बेसिकली वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको अडॉप्ट करती है मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करने के लिए। वो सूटेबल क्राइटेरिया है बेसिकली, ठीक है, सूटेबल क्राइटेरिया। और आगे ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कंसिडर किया जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को डिसाइड करने के लिए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को बनाने के लिए, समझने के लिए कि मैनेजमेंट के हिसाब से कौन सा उन पर एप्लीकेबल है, उनके बिजनेस पर एप्लीकेबल है, कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी वो नेचर है, ठीक है, उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो डिसाइड की जाती है। क्लियर? इसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारी लास्ट जो डेफिनेशन है या एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ना है, दैट इज़ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली मैंने आप लोगों को बेस्ट व्यू और ट्रू एंड फेयर व्यू के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। ट्रू एंड फेयर व्यू एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उस वक्त के लिए उतना समझना ही काफ़ी था। हमारी जो कहानी चल रही थी जिसके अकॉर्डिंग जी मैनेजमेंट जो होती है वो शेयर होल्डर को 1 साल के बाद जब वो वापस आता है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ाती है और वो अपने बेस्ट व्यू के अंदर शो करती है। उसने जितनी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की होती है उन्होंने अपने बेस्ट व्यू के अकॉर्डिंग अपना फ़ायदा सोचते हुए बनाई होती हैं, जबकि शेयर होल्डर को चाहिए होता है ट्रू एंड फेयर व्यू। अब यहाँ पर आके उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आती है कि बेसिकली ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी जेनेरिक टर्म है जो कि कोई भी स्टैंडर्ड्स जो हैं, चाहे वो ISAs हैं, चाहे वो आपके IFRSs हैं, अकाउंटिंग या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू बाय डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं की गई, उनकी डिटेल्स नहीं बताई गई, कोई डेफिनेशन नहीं एक्सप्लेन की गई। तो अगर ऑडिटर्स जो जनरल इसको जिस तरह से देखते हैं उस तरह से ट्रू एंड फेयर ये 2 सेपरेट वर्ड्स हैं जिनको अगर हम लोग डिवाइड करें तो ट्रू का मतलब होता है वो समझते हैं फ्री फ्रॉम एरर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई होनी चाहिए वो फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए, यानी कि उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, फेयर का क्या मतलब है इसके अंदर? तो फेयर मीन्स फ्री फ्रॉम अनड्यू बायसनेस या फिर इन्फ्लुएंस। अनड्यू बायसनेस यानी इन्फ्लुएंस। अब ये अनड्यू बायसनेस और इन्फ्लुएंस क्या चीज़ होती है? देखें, फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट है, आपने जी प्रिपेयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने शेयर होल्डर को शो कर दी। अब हो सकता है आपने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एक फिगर आ रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो क्रेडिटर बैलेंस की आ रही है, ठीक है, जो आपका क्रेडिटर है एक बंदा, ठीक है, वो आपका जानने वाला है, ठीक है। अब आपने उससे जो है आपने उसके पैसे देने थे, क्रेडिटर्स है ना, आपके लिए लायबिलिटी है, आपने उसके पैसे देने थे, ठीक है। अब क्योंकि उसके अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, आप उसकी जान पहचान की वजह से उसने आपको उतने पैसे माफ़ कर दिए। अब उसने आपको उतने पैसे नहीं माफ़ किए, बेसिकली आप तो मैनेजमेंट है ना उस कंपनी की, बेसिकली वो कंपनी का क्रेडिटर है, लेकिन आपकी वजह से उसने जो है कंपनी को ये पैसे माफ़ किए आपके अनड्यू इन्फ्लुएंस, आपके रिलेशन की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली इन्फ्लुएंस हुआ है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस की वजह से स्टेटमेंट के अंदर जो है वो करेक्ट पोजीशन जो है वो शो नहीं हो रही, करेक्ट बैलेंस शो नहीं होगा, जिसकी वजह से यूज़र मिसगाइड हो सकता है। तो बेसिकली यूज़र्स ये चाहते हैं कि हमें ट्रू मिले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितनी फिगर्स हैं, यानी फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए, अनड्यू बायसनेस नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। मैनेजमेंट ने बिल्कुल ठीक ठाक प्रिपेयर की होनी चाहिए, जो सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है वो गलत होना चाहिए। अच्छा जी, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस किन किन चीज़ों में हो सकता है? एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है, कि उनकी फिगर्स जो होती हैं हो सकता है उनके अंदर कोई हेरा फेरी की गई हो, कोई डेटर कलेक्शन से आपने जो है कोई कलेक्शन करनी हो किसी डेटर से, ठीक है, और आपने उसको अपने जानने वाले होने की वजह से उसको
उतनी माफ़ कर दी। अब बेसिकली वो आपका क्रेडिटर नहीं, डेटर नहीं था, वो कंपनी का डेटर था। कंपनी जो है उसके लिए वो रिकवरेबल अमाउंट थी, ठीक है, रिकवर उसने करना था उस डेटर से। लेकिन क्योंकि आपके इन्फ्लुएंस की वजह से ये डेटर की जो अमाउंट है वो गलत शो होगी यूज़र को, तो इस वजह से ये अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल्स के अंदर जो है अगर कोई गलती या कोई इन्फ्लुएंस की वजह से कोई गलत मिस्टेक जो है वो कोई गलत जो अमाउंट है वो शो हो रही हो यूज़र को। और दूसरी बात है इन द वे फाइनेंशियल्स आर प्रेजेंटेड। अब ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलती हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटेशन भी एक बहुत मैटर करती है चीज़। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटेशन से क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जी हमारे जो एसेट्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। करंट एसेट्स होते हैं हमारे और नॉन करंट एसेट्स होते हैं। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो हम अगले 1 साल के अंदर सेटल कर सकते हैं, या हमारे बिजनेस जो है वो समझता है कि वो गोइंग कंसर्न जो है उसकी इतनी है कि वो अगले 1 साल के अंदर उसको सेटल कर सके। जबकि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिसमें हमारा बिजनेस जो होता है वो ये समझता है कि हो सकता है इसको 1 साल से ज़्यादा लग जाए सेटल करने में। इसी तरह एसेट्स होते हैं। अब बेसिकली हो सकता है कि मैनेजमेंट ने किसी इन्फ्लुएंस, किसी बंदे की, किसी चीज़ की, किसी मैटर के इन्फ्लुएंस की वजह से करंट लाइबिलिटीज़ को नॉन करंट में शो कर दिया हो, या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को करंट में शो कर दिया हो। एसेट्स की प्रेजेंटेशन में गलती कर दी हो, या जानबूझ के गलती की हो कि करंट को नॉन करंट और नॉन करंट को करंट में शो कर दिया हो। अब इससे क्या होगा? इसका मतलब है कि ये फाइनेंशियल के अंदर तो गलती नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन के अंदर गलती की है, और ये भी यूज़र को गलत गाइड करने के बराबर है, ठीक है। तो इस वजह से इन चीज़ों के अंदर, इन दो चीज़ों के अंदर भी जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। किन फॉर्म में? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स के अंदर कोई गलती, कोई स्टेटमेंट कर सकती है मैनेजमेंट, या कोई हेरा फेरी कर सकती है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन को जो होता है वो चेंज कर सकती है। करंट लाइबिलिटीज़ को नॉन करंट और नॉन करंट को करंट जो है वो शो कर सकती है। या अगर आप इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो हो सकता है वो जो हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट ने अपने जब शेयर होल्डर गया हुआ था बाहर, ठीक है, तो मैनेजमेंट ने अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए जो कंपनी का पैसा यूज़ किया था वो उसने एडमिन एक्सपेंसेस में डालने के बजाय जी, ताकि शेयर होल्डर को ये ना लगे कि जी मेरा पैसा इन्होंने इस तरह यूज़ किया, तो मैनेजमेंट ने बड़ी टैक्टिक यूज़ करके कॉस्ट ऑफ सेल्स को वो चार्ज कर दिया। अब जब कॉस्ट ऑफ सेल्स को वो चार्ज कर दिया, इसका मतलब वो तो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बन गया। अब कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, शेयर होल्डर को तो ये लगेगा ये वाला एक्सपेंस प्रोडक्शन के लिए किया गया है, तो प्रोडक्शन के लिए किया जाने वाला जो एक्सपेंस है वो आपका उधर शो होगा आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। अब देखें एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन दोनों के बीच में प्रेजेंटेशन का फ़र्क हो गया है। ऐसा एक्सपेंस जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं बल्कि इधर जाना चाहिए था वो इधर चला गया। अब जब वो इधर उस जो आपका शेयर होल्डर है उसको गलत जो है वो गाइड किया मैनेजमेंट ने, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारे पास आता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, पहली बात वो ट्रू होनी चाहिए, ट्रू यानी फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए यानी कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। किन फॉर्म में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी और उनकी प्रेजेंटेशन भी। तीसरी बात हमारे पास आती है कि वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई जानी चाहिए। क्या चीज़? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमने पढ़ लिया कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट है जो कि मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है अपनी कंपनी के हिसाब से। उसकी कंपनी पे कौन कौन से जो रेगुलेशंस एंड रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल कौन से हैं, उस हिसाब से वो फ्रेमवर्क डिसाइड करती है। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही बनाई जानी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के अंदर IFRS, कंपनीज एक्ट और अदर्स जो होती हैं वो होती हैं। अदर्स के अंदर हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। कंपनी के ऊपर ना सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं, ना सिर्फ अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं, बल्कि कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं। हो सकता है कंपनी ने किसी इन्वायरमेंटल लॉ की जो है या सोशल लॉ की वायलेशन की हो,
ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। ये भी कुछ ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको माइंड में रखते हुए जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जानी चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा था लेक्चर आज का, जिसके अंदर हमने बेसिकली 3 चीज़ें जो हैं वो 3 टर्म्स कह लें उनसे हमने अपनी ब्रीफिंग ली है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। हमने पढ़ लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती है वो 5 कंपोनेंट्स का सेट है, और वो कौन से 5 कंपोनेंट्स हैं? कंप्रीहेंसिव इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट्स, या फिर इसको आप डिस्क्लोजर्स भी कह सकते हैं टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर जी हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। बेसिकली अगर उर्फ़े आम में देखें तो दैट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो होती है वो अडॉप्ट करती है, ठीक है, कंसिडरिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल्स और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? इसके बाद ही हमारे पास आता था ट्रू एंड फेयर व्यू। इसको हमने पढ़ा कि जो इसकी जो बाय लॉ डेफिनेशन कोई भी नहीं है, स्टैंडर्ड्स कोई डेफिनेशन इसकी हमें इन्होंने नहीं दी। तो हम लोग जो इन जनरल जो होती है, जो इसकी डेफिनेशन समझी जाती है ऑडिटर्स की जजमेंट के अकॉर्डिंग, वो क्या हो सकती है जी कि ट्रू मीन्स फ्री फ्रॉम एरर, कोई एरर नहीं होनी चाहिए, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम अनड्यू बाइसनेस, कोई अनड्यू बाइसनेस किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से जो है वो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती नहीं होनी चाहिए, या उनकी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उनसे ये फ्री होनी चाहिए। और थर्डली लास्टली प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू AFRF के AFRF यानी कि वही एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि मैनेजमेंट ने बड़े ध्यान से सोच समझ के लीगल रिक्वायरमेंट्स को, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को, अपने कंपनी की नेचर को, अपने बिजनेस की नेचर को, पर्पस को समझते हुए, माइंड में रखते हुए फिर अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी प्रिपेयर करनी है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको जो है ये तीनों टर्म्स जो हैं इनसे फेमिलियरिटी हो गई होगी। बाकी आप लोग पिछले लेक्चर्स जो हैं वो साथ साथ जो है वो पढ़ते रहें, रिव्यू करते रहें और रिवीजन लाजमी करते रहें। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप जब तक रिवीजन साथ साथ नहीं करते रहेंगे ना, इसके इतने कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप लोग अगर सिर्फ नए कॉन्सेप्ट्स पे टाइम लगाते रहेंगे और पिछले थॉरली रिवाइज नहीं करते रहेंगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो वीक होते रहेंगे, और आगे जाके जैसे जैसे हम लोग फर्दर टॉपिक्स जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनकी तरफ मूव ऑन करेंगे तो पिछले टॉपिक्स जो है ना वो आगे से कंबाइन होकर चलेंगे। पीछे से टॉपिक्स जो होते हैं वो मिल के आना शुरू हो जाएंगे, कोलैबोरेटिव टेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी, तो तब जो है आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए साथ साथ पिछले लेक्चर्स को भी रिवाइज करते रहिएगा। बाकी जी अगर आपको जो ये लेक्चर्स हैं ये पसंद आ रहे हैं, इनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई वैल्यू एडिशन हो रही है, तो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और जो वीडियोस हैं उनको आगे से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।